बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड मिस के बारे में बात की थी और हमने ये भी बात की थी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको ना अपनाएं, उनको उसके ऊपर बिलीव ना करें। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं और दूसरा जो है लोगों के अंदर खौफ व हरास भी बढ़ता जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इफ़ेक्ट हो जाता है कोरोना वायरस से तो उससे कैसे ट्रीट करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। ही हैज़ डन हिज PhD इन माइक्रोबायोलॉजी एंड जो एमफिल किया हुआ है डॉक्टर साहब ने, इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर ने एमफिल किया हुआ है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब का जो है वो सर फहरिस्त तो हैं ये मेडिकल फील्ड में, पर फलाही कामों में भी बहुत आगे आगे नज़र आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर फरहान ईसा जो ईसा लेबॉर्ट्री के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। सर जो है वो आपको पता है कि कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तो उसके बारे में बताइएगा कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो माशरा है पाकिस्तानी, वो पहले भी एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक के डिसऑर्डर से गुजर रहा था। हमारे मुल्क में जितनी डायबिटीज़ फैल रही है और हाई ब्लड प्रेशर फैल रहा था इससे पहले भी, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से था। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कंबाइन थी, लैक ऑफ लीडरशिप। और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था उस ज़माने में भी जब ये कोरोना नहीं फैला था। और दूसरी इसका एक वजह ये भी थी कि टैबू है, किसी के ऊपर माइल्ड डिप्रेशन है या कोई चीज़ है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जो है वो एक बहुत ही बुरी बात समझी जाती है कि लोग आपको पागल लेबल कर देंगे। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन आई है जो कि दुनिया को पेंडेमिक कर दिया है इस कोविड-19 बीमारी के साथ, कोरोना SARS-2 भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो चैलेंजेस आए हैं तो ये डेफिनेटली उसके अंदर कंपाउंडिंग है। तो मेरा बस गुजारिश ये थी कि ये अभी से आया नहीं है, ये पहले से था, अब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। और घर में जब लोग काम पे जाते थे या आउटिंग पे जाते थे तो वो सबड्यू हो जाता था। अब क्योंकि वो होम आइसोलेशन के अंदर मौजूद हैं और वो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि अर्निंग नहीं हो पा रही, और घर में सेकंड चीज़ ये कि जो अर्निंग मेंबर जो बाहर जाते थे वो घर पे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस फैमिली पे भी निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बल्कि बढ़ गए इसकी वजह से, अनफॉर्चुनेटली। थर्ड चीज़ ये है कि जो पहिया नहीं चल रहा। अच्छा, और एक है फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन ये कि कब ये ख़त्म होगा, क्या होगा, क्या हम बच जाएंगे, क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का। तो ये सारी चीज़ों का एक मजमुआ है जो कि इस वक्त जमा हो रहा है और इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए और इस पे एक्सपर्ट ओपिनियंस देनी भी चाहिए और आपके प्रोग्राम के थ्रू हम इसमें बात भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे बताइएगा, जो लोग यानी कि ऑलरेडी दे हैव सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स में परेशान भी हैं ऑलरेडी, पर ये एक प्रॉब्लम भी आ गई, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए पहले तो हम कहते थे कि जब कभी आप परेशान हो तो थोड़ी आउटिंग कर लें, थोड़ा घूम फिर लें, पर अब इस मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ऊपर से जो है वो TV 24/7 हम देखते रहते हैं और इस तरह की बैड न्यूज़ सुनते रहते हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्प्रेडिंग होता जा रहा है। क्या करना चाहिए? ना TV देख सक रहे हैं, घर में लॉकडाउन है, फिर ना कहीं बाहर जा सकते हैं, फिर एक खौफ भी दिल के अंदर है कि खुदा न खास कहीं हम कोरोना वायरस से का शिकार ना हो जाए, और अगर हल्का फुल्का बुखार भी किसी को आ रहा है तो वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? देखिए, एक तो जो एग्जिस्टिंग जिनके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है ना, उनको तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ही हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस है और आई थिंक कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो मुस्तनद हो। आजकल आपको पता है इतनी अतायत आ गई है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो उसका इलाज भी बन चुका है बहुत किस्म का जो फेक है, और हर किस्म के लोगों ने क्लिनिक्स खोल लिए हैं, चीज़ें निकाल दी हैं। तो ये चीज़ इन लोगों से बचते हुए मुस्तनद डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब आ गई दूसरी चीज़ जो आपने जो जिक्र किया कि आउटिंग नहीं हो पा रही और उसकी वजह से एक स्ट्रेस हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें
हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि ये फिलहाल एक तो टेम्पररी है। पहले प्लीज सब आप लोग सब जानें कि ये टेम्पररी है, कुछ दिनों में ये इंशाल्लाह ताला इससे हम निकल आएंगे और हमेशा से निकलते आए हैं। ये जो इस तरह की क्राइसिस हैं, ये इंसानी जो ये टाइम्स गुजरे हैं इसमें बहुत दफ़ा आई हैं। 1400 सेंचुरी में प्लेग आया था, इसी 19th सेंचुरी में जो है स्पेनिश फ्लू आया था। उसके बाद भी दूसरी चीज़ें आती रहीं बतदरीज और हम हमेशा उससे निकलते रहे और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हम मॉडिफाई करते हैं अपने आप को भी, जरासीम भी मॉडिफाई करते हैं, हम भी करते हैं, तो इससे बाहर निकल जाएंगे। सर, कोरोना वायरस 2002 में मार्स और सार्स के नाम से चाइना में आउटब्रेक हुआ था इसका, फिर इसने कुछ और कंट्रीज को भी इफेक्ट किया था, फिर उसके बाद जो है उस वक्त कंट्रोल हो गई थी सूरत हाल, इस बार नहीं हुई। यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, तो आप बताइएगा कि क्या फ़र्क आया है स्ट्रेंथ में, स्ट्रक्चर में, क्या चेंज आया है वायरस की? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस जो है, अगर किसी का ब्लड सैंपल लेना जो 70 साल का हो, तो जिंदगी में उसको 2 या 3 टाइम्स किसी न किसी टाइप ऑफ कोरोना की इन्फेक्शन रह चुकी होती है। पहले तो आपको ये बताऊं, हर कोरोना की जो इन्फेक्शन है वायरस की, वो इतनी हमेशा जानलेवा नहीं होती। सही, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 2002-2003 में सार्स आया था, बिल्कुल, जिसमें तकरीबन 10% डेथ्स हुई थी। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हम उसको कहते थे। उसके बाद ये एक और कोरोना की इन्फेक्शन जो है ना, जो फिर फैली थी, वो मर्स के नाम से फैली थी, वो 2012-13 में फैली थी। ये सऊदी अरेबिया और एमिराट्स में फैली थी, मिडिल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि कैमल से आया था। बेसिकली ये जो कोरोना की ये दोनों जो इन्फेक्शंस हैं, ये जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं, ये एनिमल से आई हैं इंसानों के अंदर, और फिर सारे इंसान से इंसान का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। तो वो उसमें ज़्यादा बल्कि डेंजरस था, उसमें 30% to 35% लोगों की जिनको हुआ था उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, अब सिचुएशन ये आती है कि देखें, दुनिया भर में जो है ना इन्फेक्शंस, ग्लोबल जो ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो गया, दुनिया तो कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गई है, तो ऐसी इन्फेक्शंस आती रहेंगी। बेसिकली हमारे पास अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसके ऊपर ख्याल। देखिए, 2-3 तरह से मैं बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। पहली चीज़ ये आती है कि अपना पहला सवाल तो ये था कि कोरोना की ये इन्फेक्शन क्यों इतनी ज़्यादा डेंजरस हो रही है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना की इन्फेक्शंस जो हैं, ये इन्फेक्शंस आती रहेंगी, वो इंसान में जाती हैं तो वो ट्रांसफॉर्म भी होती हैं और डिफरेंट उसके एक्सपेक्ट्स भी आते हैं। हमें बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल करना, हैंड वॉशिंग कहना। मैं आपको एक बताऊँ, एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा था, तकरीबन 500 केसेस के ऊपर ये देखा गया था कि जो टॉयलेट बोल है ना, उसके अंदर जरासीम कम होते हैं, हाथ पे ज़्यादा होते हैं, जो धुला हुआ हाथ नहीं होता। तो आप सोचिए ना, तो अब हमें अपनी जो दूसरी प्रैक्टिसेस हैं मिलना जुलने की, उसका भी सोचना पड़ेगा, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, डिस्टेंसिंग। जब कोई बीमार हो जाए, आपको पता है हम लोग तो ये पाकिस्तान में तो मास्क कोई पहनता ही नहीं था। अगर आप ये चीनी, जापानी, इन कंट्रीज़ में जाएंगे तो जब भी उनको फ्लू होता था खुद को, तो वो हमेशा मास्क पहनते थे। यानी जो पेशेंट है वो फ़ौरन फ्लू में मास्क पहनता था कि वो दूसरों को ना लगा सके। और सर्जिकल मास्क ये जो हम लोग पहने हुए भी हैं, इसका मेन मकसद यही है कि सामने वाले को हम इन्फेक्ट ना करें और अपने आप का भी बचाव है। लेकिन ये हर एक को रिकमेंडेड नहीं है कि वो पहने। जो क्लोज क्वार्टर्स में बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं और दूसरे लोग हैं, उनको मास्क में पहनते वक्त, काम के वक्त पहनना भी चाहिए। तो हमें बेसिकली ये कोरोना इन्फेक्शन जो है, कहते हैं ना, हमेशा हर परेशानी जो है उसके में क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग लेके आता है, वो कोई अच्छाई लेके आता है। आई थिंक इससे हम प्लानिंग करेंगे। दूसरी चीज़ें देखें, अब जो है ना, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये कहते रहे, देखें 2 चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन रहा। पहली चीज़ ये थी कि हमने जिस ज़माने में हमारे पास डेंगू आ चुका था और चिकनगुनिया हमने देखा बॉर्डरिंग टाउन्स पे आ गया है, ये भी एक वायरस है जिसका मच्छर वही है जो डेंगू का है। हमने गवर्नमेंट को बताया। देखें, एक चीज़ जो हमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अरबाब इख्तियार को बताना चाहूँगा कि वो पहली चीज़ ये थी, हमने सिंध में हमने हेल्थ सेक्रेटरी को बताया कि भाई प्लीज़ ये चिकनगुनिया इंडिया के बॉर्डरिंग टाउन में आ गया है, मच्छर वही है, ये फिर पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन 2-3 महीने में सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो जाता है। 18th अमेंडमेंट से हेल्थ डिवॉल्व हो चुकी है सूबों के अंदर। इस वक्त भी देखें ना कितना चैलेंज है। हमारे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप जो कि लॉकडाउन करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गुजर औकात नहीं हो रहा लोगों का, लॉकडाउन हमें ईज करना चाहिए। तो ये जो ग्रे एरिया आ गया है कि हर एक अपनी तरह से चल रहा है, तो आवाम तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि क्या करें। और ऐसी कंडीशंस में हमें नेशनल पॉलिसीज चाहिए, जो नेशनल पॉलिसीज जो हैं वो पूरे मुल्क में एक ही तरह की हों। तो हमें इससे हमें ये सबक हासिल करने चाहिए कि हमें अपने कहाँ सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट लानी है। हमारे हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन कंट्रोल के, किसी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के और इन्फेक्शन
बायो सेफ्टी बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारे पास तो एक बेड है, रूम है, उसमें अगर एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन का पेशेंट एडमिट होता है, दूसरा पेशेंट हो सकता है गायनी का एडमिट हो जाए उसकी कमरे के अंदर, तो हमारे पास उसके बाद पता चला टीबी का पेशेंट भी वहीं एडमिट हो रहा है। तो यू नो कि हमें तो ये देखना है कि बिस्तर पे कौन सा बेड होना चाहिए। इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं, इन्फेक्शन के जो चांसेस भी होते हैं और इन्फेक्टिव पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि अब ये बीमारियां आती रहेंगी और इसकी वजह ये है कि ये दो तरह से आएंगी। एक तो ये आएंगी नेचुरल में फैल गई बीमारी, और एक हो गई जो मैन मेड भी होगी। हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से कन्वेंशनल वॉर्स, देखिए ना, कन्वेंशनल वॉर्स, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो सबको पता चल जाता है। ये जो बायो वेपन्स है ना, ये पता नहीं चलते, लेकिन अभी कहाँ पता चल पा रहा है, हर जगह स्केर्ड है, पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये ना सिर्फ इंसानों में, कैटल में, ये क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, हर जगह फैल सकता है। इसकी एहतियाती तदाबीर ऑफिशियली गवर्नमेंट के तौर पर भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इसको सुपरवाइज कर रहा हो, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल मैकेनिज्म हो। अभी देखिए हमारे पास, अब मुझे क्योंकि मौका मिला है तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें बता दूँ कि बाब इख्तियार जो पावरफुल पीपल हैं वो एहसास करें। इस वक्त भी जो हमारे माशाल्लाह स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत अच्छा, डॉक्टर जफर मिर्जा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन में मुल्क चलता रहेगा? एक चीज आई, किसी को एकदम से अपॉइंट किया आपने और आपने काम करना शुरू कर दिया और कोई पॉलिसीज नहीं बन रही हैं, जो किट्स आ रही हैं उनकी रिलायबिलिटी लेवल क्या है? मेरे इसके सोल्यूशन भी बताता चलूँ। सोल्यूशन ये है कि एक सेंटर डिजीज कंट्रोल का पूरे पाकिस्तान का एक इदारा होना चाहिए, जैसे यूएस में है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। हमें देखिए जो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका खास तौर पे उनमें से एक है, जब एस्टैब्लिश्ड हैं ये प्रोटोकॉल्स, तो उनके अंदर के हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे बल्कि कोलैबोरेशंस भी करनी चाहिए। और उसके बाद हमें ऐसे इदारे बनाने चाहिए कि जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ही इदारा काम कर रहा हो, जिसकी पॉलिसीज निकल रही हो और सब उसको ओबे कर रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर्स तो बनाए जाते हैं, मतलब हम मेडिकल के भी कितने लॉज बनाते हैं कि आपको स्मोकिंग आप मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर हमने लॉ बना दिया, उसके ऊपर हमने इसको वो भी कर दिया है, लाइक उसके चार्जेस भी कर दिए, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंट, लाइक हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट करें। उसकी क्या वजह है कि हम लॉ बना देते हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर आते हैं, लॉ बना दिया, हेल्थ पॉलिसीज बना दी, हेल्थ पॉलिसीज के लिए बजट भी आ गया, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी तो दो तीन तरह से वजूहत है ना। एक तो हमने कहा कि सेंट्रली कुछ इदारे होने चाहिए जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तो एक तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, अब आपने कहा ना लॉज, अभी क्या सूबे अपने अपने लॉज बना रहे हैं, तो शहर सिंध अपने लॉज बनाता है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद डिवोल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छे लॉज भी होते हैं। देखिए अब चक्कर क्या है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेफिनेटली एक चैलेंज है। देखिए हमारे जो लोग हैं इस वक्त भी वो जो ये लॉकडाउन हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, और आधा तीतर आधा बटेर हो रहा है। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है ना, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कह रही है। तो पहली चीज ये होती है कि सब लोग एक पेज पे होने चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब लॉ बनाया जा रहा है उस वक्त स्टेक होल्डर्स, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबके सब साथ बैठे हुए हों, तो फिर एक्सेप्टेंस भी होती है। इवन बिजनेसेस में भी अगर आप आपकी जो टीम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं और अगर आप उनकी राय नहीं लेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबों में जो लोग बेसिकली लॉज बना रहे हैं या जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स या जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उन्होंने जिंदगी में कोई चीज कभी खुद इम्प्लीमेंट करी नहीं है। देखिए ना, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास देखें एकदम से मिनिस्ट्रियां चेंज हो जाती हैं। अब अगर कभी हो सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो कोई एग्रीकल्चरिस्ट बैठा हुआ हो, उसके अंदर जो है इवन सेक्रेटरीज चेंज होते रहते हैं। अब एक सेक्रेटरी साहब हैं, जरूर बहुत ट्रेंड हैं, वो हेल्थ को देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पता चला वो 6 महीने के बाद वो इतनी जल्दी ट्रांसफर्स होते हैं कि जो नहीं होने चाहिए वो एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद जो है वो पता चला फार्मा इंडस्ट्री देख रहे हैं। यू नो, हर फील्ड अब स्पेशलिस्ट है। देखिए फिर मैं कहूँगा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें जो लॉयर, जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो लॉज बनाते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो एक तरह से केयर टेकर होते हैं अवाम के। फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन जो आम होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा आर्म होता है जुडिशरी का, जो ये देखता है कि पूरा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो 3 प्रॉपर आर्म्स होने चाहिए। हमारे मुल्क में क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिसेंट हैं, उनमें से बहुत काबिल भी हैं, वही लॉज बनाते हैं,
वही उसको खुद ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसको चेक एंड बैलेंस भी खुद ही करेंगे। तो ये इस तरह देखें, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी, तो अगर एक ही शख्स जो है वो उस डिपार्टमेंट भी हेड करेगा, वही पॉलिसी भी बना रहा है, वही उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद कर रहा है, ये कहीं हो सकता है दुनिया के अंदर? तो इसके लिए जाहिर है, जब तक कि हम इसको सब डिवाइड नहीं करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी आर्म जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आर्म को चेक कर रहा हो, अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी किस पे की जा रही है, वो एक और बॉडी हो जो वो रूल्स बना रही हो, जब तक कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे लाइक एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं हो सकता। मसलन अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा है, उसका ऑडिट भी खुद ही अकाउंटेंट कर रहा है, और उस अकाउंट की ऑडिट जो है उसकी रिपोर्ट भी खुद ही प्रेजेंट कर रहा है, तो चेक एंड बैलेंस कहाँ होगा उसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर इवन हम अगर बात करें, चले आप तो बहुत बड़े लेवल की बात करें, हम छोटे से किसी इदारे की भी बात करते हैं, किसी हॉस्पिटल की भी बात करते हैं, जो स्पेशलिटी के लोग होते हैं, यानी कि इवन वी डोंट सी दैट कि नर्स है वही मतलब इंट्यूबेशन भी कर रहा है, वही जो है वो इवन जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी उसने मतलब महारत ली हुई होती है, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, न्यूरो में भी दे रहा है। मतलब हम एक मतलब जो एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही हसास फील्ड है, हम उसमें भी तो स्पेशलिटी को कभी भी फेवर नहीं कर रहे होते, कभी भी हम उसको इन्हेंस करके नहीं बता रहे होते कि आपको किस तरह, फार्मासिस्ट को हमने कभी नहीं वो किया, मेडिसिन वही लोग दे रहे होते हैं जो अनट्रेन होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है। जो हम अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी इस तरह का कोई रूल है? इससे आपने तो जो बात की ना, ये तो आपने की जो प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल हमारे पास तो 70% लोग तो अताई बैठे हुए हैं। अताईयत के अताई वालों ने सिर्फ जो है वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, बल्कि उनके पास रश भी ज़्यादा है क्योंकि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। इसी तरह से अताई क्लिनिक्स हैं, अताई हॉस्पिटल्स हैं, और अताई लेबॉर्ट्रीज भी हैं। बिल्कुल ऐसी बेतहाशा मार्केट में अताई लेबॉर्ट्रीज खुल गई हैं जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, खुद इन्फेक्शन लगा, और ये वो लोग हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ाने में शामिल हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और ये बढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को। अताई लेबॉर्ट्रीज हैं, एक ही सिरिंज को बार बार रीयूज़ कर रही हैं। लोग सोचते हैं यार ये 30% सस्ती है अच्छी वाली लेबॉर्ट्री के पास, तो इसके पास चले जाओ। भाई आप ये रियलाइज़ करें, ना कोई डॉक्टर है, ना मशीनें हैं, फेक रिजल्ट्स हैं। अताई डॉक्टर जो हैं उनको कमिशन खिला रहे हैं। अताई डॉक्टरों की वजह से अच्छे डॉक्टर भी बेचारे बदनाम हो रहे हैं। ये अताई डॉक्टर्स हैं जो परसेंटेजेस खा रहे हैं लोग लैबों के साथ और दूसरों से, और सेकेंडली ना वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, वो वही इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसी तरह से अताई जो डॉक्टर बने हुए हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स बने हुए हैं, वो नीडल्स जो हैं बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। हेपेटाइटिस BC इतना फैल गया है हमारे मुल्क में, तो कोरोना का मसला बिल्कुल लॉकडाउन करें, बिल्कुल इसका ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्शन करें। बट हमारे यहाँ तो हर मिनट में एक औरत बच्चे देते हुए मर जाती है। हमारे तो डायरिया से बच्चे जो हैं, जो डेवलप कंट्री में सुना ही नहीं कि डायरिया से बच्चे मर रहे हों। हमारे पास तो हेपेटाइटिस BC जो है उसके लाख दर्जे ज़्यादा केसेस हैं। हमारे पास तो 30 से 35 हज़ार लोग सालाना TB से मर जाते हैं। बिल्कुल सही कह तो जाहिर है कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि डेवलप कंट्री के चैलेंजेस क्या हैं। तो अब साइमल्टेनियसली ये जो हेल्थ गुड प्रैक्टिसेस हैं कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलात को धोना चाहिए, हाथ मिलाने के बाद खाना या नाक में या आंखों में हाथ नहीं डालें। अल्लाह ताला ने हमें एक तरह की राह दिखा दी है कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखो भाई बहनों मेरे और बच्चों। और अपनी ये जो सब चीज़ें जो अपने जितने भी हमारी आवाम है, हमारी कम्युनिटी है, डॉक्टर नर्सेज के अलावा जो जेनिटोरियल स्टाफ है, कारपेंटर है, उन सबको ज़रा सफाई। यहाँ तो लोग वॉशरूम जाने के बाद नहीं हाथ धोते थे, तो इससे हमारी और भी बीमारियाँ जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कम होंगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। और यू नो कि तो इसके साथ हमें बहुत सारे फ़ायदा होंगे, हमारे फ़वाइद होंगे हमारे मुल्क के साथ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आम होना चाहिए, जो चीज़ें बना रहा हो, SOPs बना रहा हो। गवर्नमेंट को अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट अपना काम करती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी चैलेंज देती रहती है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे लोग हैं उनको सारा चैलेंज आता है। बिल्कुल सेम गोज़ एज FBR कि FBR उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है जो टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे 90% लोग, अब आप सोचें पाकिस्तान जैसे मुल्क में 12-13 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप सोचें तो कराची में भी इससे ज़्यादा होने चाहिए। जो टैक्स दे रहा होता है उसी के पीछे सब पड़े रहते हैं। जो काम अच्छा कर रहा है उसी के पीछे सब पड़ जाते हैं और फिर देन अगेन वो भी दिल बर्दाश्त हो जाता है और वो अपने बिजनेस को वाइंड अप करना शुरू हो जाता है। इस वक्त तो बिजनेसेस को इतने ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कन्वीनर हूँ फॉर हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड लैब्स। तो एक बिजनेस बॉडी है वो जो एपेक्स चैम्बर है। सही।
उसके हिसाब से भी हम पूरे पाकिस्तान के चैलेंजेस देख रहे हैं। पीपीईज जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लोग समझते हैं वो एक गाउन पहन लिया, पूरे कपड़े पहन लिए जो स्पेस शूट जैसे, तो आप प्रोटेक्टेड हो गए, ऐसा नहीं है। आई नो सर। उसके थ्रू, उसके पता है उसकी जो जहाँ पे सिया हुआ होता है ना जिप, उसके अंदर भी जो छेद होते हैं उससे भी जरासीम अंदर जा सकते हैं अगर वो प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं बना हुआ। उसकी मटेरियल के थ्रू भी जा सकते हैं अगर कपड़ा जो है वो उस तरह का नॉन एब्जॉर्बेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमें अब सोचना भी चाहिए, और हमारी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मैं बहुत उनको सल्यूट करूँगा कि वो बगैर इतनी ट्रेनिंग्स के, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स तो किसी ने सोचा ही नहीं थे। जिसको पहनना होता है ना ड्रेस, उसको कहते हैं डॉन करना, और उतारने को कहते हैं डॉफ करना। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब वो डॉक्टर्स बेचारे सीख भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे भी जा रहे हैं। तो लोगों से भी मैं यही कहूँगा, प्लीज़ उनका बर्डन ना बढ़ाएं, घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें, हाथ को साफ रखें, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें, अपने बड़ों को भी प्रोटेक्ट करें। ठीक है सर, एक ब्रेकिंग जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो निग्लिजेंसी हो रही है मुल्क के अंदर, एहतियाती तदाबीर जो है उसको प्रॉपर नहीं अडॉप्ट किया जा रहा। सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताए थे। जी सर, आप बताए थे कि जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है इट्स कंफ्यूज, मतलब लोग कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए इसके लिए। और मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है आर्मी की तरफ से, इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इस वक्त तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ एक कमांड के अंडर आना ज़रूरी है। अगर चीफ मिनिस्टर्स हैं, भले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इस वक्त जो लीडर ऑफ द कंट्री है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो सब एक ही पेज पे आएँ और एक ही अहकामात के हिसाब से वो उसको साथ डिस्कशन भी करें, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनका खुले दिल से उनकी एडवाइस भी सुने, और मिल मिला के जो है ना कलेक्टिव विजडम से डिसीजन लें। आइसोलेशन सेंटर की आपने बात की, आई थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक मौका है कि ऐसा यूनिट 8-10 दिन के अंदर तैयार हुआ है, जो कि एक रिमार्केबल है। क्योंकि मैं भी एक वॉलंटियर की में था एक अच्छा। उसमें, और अभी भी हूँ। वो है फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, जो एक्सपो सेंटर में बना है। आई थिंक ये एक हिस्ट्री का एक ऐसा सुनहरा बाब लिखा जाएगा इसके बारे में, जो मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ ये है कि आर्मी की लीडरशिप में एक तो कॉन्फिडेंस सबको बहुत ज़्यादा है ना। अगर आर्मी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम लोग भी सब उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग मुहब्बे वतन भी हैं और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जब उस पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी उनके साथ शामिल हो जाए और एक ही तरफ सब मिल जाएं, तो और भी उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये जो है, ये आर्मी की सपोर्ट से और सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ये आइसोलेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है। और ये क्या फ़ायदे हैं इसके? पहली चीज़ ये है कि देखें, जो गरीब तबका है जिनके पास एक कमरे में 2 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, या 2 कमरों में 6 लोग 10 लोग रहते हैं, वो अपने आप को कैसे आइसोलेट करेंगे अगर उनको कोरोना की इन्फेक्शन हो गई है, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे उनको यहाँ पे आइसोलेट किया जा सकेगा। और पूरा इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रखा गया है, इट्स अनबिलीवेबल। WHO के लीडिंग टॉप मोस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसको यहाँ पे फॉलो किया गया है। डॉक्टर्स उसी तरह से PPEs, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सेफ डिस्पोजल वेस्ट का, और एंट्री कैसे होनी है, डॉनिंग डॉफिंग की अलग जगह रखी गई है। इसमें आर्मी के भी 3-4-5 लोग जो डिफरेंट इसके कमांड्स में हैं, सिग्नल्स के भी हैं, जो इंजीनियरिंग कोर के भी हैं, मेडिकल कोर के भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर। ब्रिगेडियर शहजाद इसको लीड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मेडिकल कोर के कर्नल मुजाहिद हैं, सिग्नल्स के खुर्रम हैं, कर्नल खुर्रम, कर्नल गयूर, जिन्होंने जिस तरह से काम किया है इंजीनियरिंग कोर ने, और इसको स्टैब्लिश करने में ऑक्सीजन सप्लाईज का कोऑर्डिनेशन करना, कंस्ट्रक्शन करना, दरवाजे लगाना, पार्टीशंस लगाना, एरियाज़ को सेग्रीगेट करना, इट्स फिनोमिनल। मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इन सब लोगों को। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक एसोसिएशन के डॉक्टर जुनैद अली शाह हैं, इमेंस कंट्रीब्यूशन है उनकी, पाकिस्तान के सारे प्राइवेट एंड हॉस्पिटल क्लिनिक्स को लीड करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कोर टीम एक बनी हुई है, जिसके अंदर डॉक्टर नुसरत हैं, डॉक्टर वारिस हैं, डॉक्टर आरिश हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग और SOPs डेवलप किए हैं। पहली चीज़। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट, आर्मी, सिविलियंस, वॉलंटियर्स, फिर रोटरी, रेड क्रेसेंट, स्काउट्स, सैलानी, ये सब और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की। ऐसा ये एक एग्जाम्पल है जब पूरी नेशन कंबाइन हो गई है फॉर वन कॉज।
विद इन 6-7 डेज। ग्रेट। और कंबाइन होके ऐसी जेलन हुई है कि ऐसी टीम बन गई है, और हमारी लैब ईसा लेबोरेटरी वहाँ पे फ्री सर्विसेज भी दे रही है विद नो फंडिंग फ्रॉम एनीबडी। हम अपनी खुद इसका ख्याल रख रहे हैं और सारे पेशेंट्स के टेस्ट हम जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्योंकि ये सब गरीब लोगों से बिलोंग करते हैं। वो लैब भी स्टैब्लिश हुई है, हमारे कमांडर असगर अली हैं और अनवर शेख उसको लीड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसा एक एग्जाम्पल नंबर 1 कि कैसे जब ये कौम, पाकिस्तानी कौम जब कंबाइन होती है तो 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको। और ये वो ऐसा सेंटर बना है जो मैं आपको बात बताऊं कि वो ना सिर्फ कराची को बल्कि सिंध के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक फील्ड आइसोलेशन सेंटर का जो है वो जो है ये एक एग्जाम्पल होगा। सही। दूसरी बात है ये हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्टेबल पेशेंट्स को लिया जाएगा। उसके बाद जब जितने भी पेशेंट्स हैं उनके पास दूसरे मसाइल भी चल रहे होते हैं ना, कि वो डायबिटिक है तो वो सब चीज़ों का भी, हाइपरटेंशन है, दूसरी बीमारियां, उनका भी ख्याल रखा जाएगा, अंडर मेडिकल सुपरविजन में रखा जाएगा। यहाँ पे स्पेशल ऑब्जर्वेशन यूनिट भी बनाए गए हैं कि जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी दी जाए, और ये कोशिश की जाएगी कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, वो इतने सीरियस ना हो कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर उनकी एक कट ऑफ रखी गई है, अगर उससे तबीयत उनकी ख़राब होगी तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। उसका भी सिस्टम है कि हॉस्पिटल्स में, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में बेड्स रिजर्व हैं, तो जैसे ये पेशेंट जब बीमार होंगे तो उनकी एक लाइन ऑफ एक्शन एम्बुलेंस सर्विस रेड क्रेसेंट की और दूसरों की, वो उनको डायरेक्टली वहाँ पे उन हॉस्पिटल के बेड्स पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगी, तो बेस्ट ऑफ केयर उनको मिलेगा। और ये जो चीज़ है कि कैसे सब लोग और इसमें इतने डोनर्स ने डोनेट किया है, मतलब इमेंस डोनर ने डोनेट किया है, और इतना चादरें किसी ने डोनेट करी हैं, तकिए किसी ने डोनेट किए, मैट्रिसेस डोनेट किए, बेड्स डोनेट किए, PPEs, मास्क, N95, इतने डोनर्स आ गए यहाँ पे। और कि आई थिंक कि ये जो स्ट्रेंथ है ना हमारी, ये आइंदा भी हम बहुत जगह पे रेप्लिकेट भी कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कराची में एक चीज़ बन गई है, जो लोगों को इससे, अगर ज़्यादा लोग बीमार हुए तो उनको टेक केयर करने के लिए एक बहुत ही गोल्डन एक चीज़ मिल गई है उनको। बिल्कुल। सर, अगर ये सेंटर लेट सपोज इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस मसले से निकल जाएंगे, कोरोना वायरस वाला मसला हल हो जाएगा, तो हम इस सेंटर को फिर किसी और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं? हमें मतलब आई थिंक सो कि इसको फिर हमें मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, आइसोलेशन के लिए यूज़ करना चाहिए? जी, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रही है कि अब ये जरासीम जो हैं ये तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे 1-2 महीने में इससे, या 3, जितना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि ये बीमारियां अब आती रहेंगी। असल में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बोर्ड में रखा जाए, जब फैसले हो रहे हों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, एंटेमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट्स की स्टडीज़ करते हैं, फिजिशियंस भी हों उसके अंदर, और स्पेशलिटी के लोग हों, कि तो ये, या अगर इसको ये जस्ट इन केस डिसमेंटल भी करते हैं तो इनको अब गवर्नमेंट को ज़रूर हर एरिया में ऐसे सेंटर्स बनाने ज़रूरी हैं। बिल्कुल सर, एक कॉलर को शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर। वालेकुम सलाम। जी असगर, क्या सवाल? हेलो। जी आपको सुन सकते हैं। इनके लाइन ड्रॉप हो गई है। अगर आप प्लीज़ कॉल जब भी करते हैं तो टीवी को स्विच कर दिया करें, वॉल्यूम बंद कर दिया करें, हम लोग को अंडरस्टैंड करने में इशू हो जाता है। जी सर। तो ये जो तो इसमें जिस तरह से टीम बनी है, इसके अंदर एक बोर्ड है, जिसके अंदर डेफिनेटली इंडस हॉस्पिटल के भी डॉक्टर बारी भी हैं और डॉक्टर बिलाल हैं जो प्राइवेट मेडिकल एंड कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे हमें जब भी कभी जब एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं तो अच्छी चीज़ बन जाती है। तो इससे एक्सपीरियंस में ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा इन्फेक्शन कंट्रोल के ऐसे सेंटर्स स्टैब्लिश रहने चाहिए और हर मेजर सिटी में ये होना चाहिए कि जो किसी को भी एड्रेस कर सके। ठीक है सर, कॉलर को शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं जी अजहर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी मैं ये पता करना चाह रहा था कि मेरे 67 ईयर जो एज है, अब वो लेटे ना कमरे में पूरे जिस्म में एक दर्द सा शुरू हो गया। दर्द शुरू हो गया? समझिए, टांगों में, हाथों में, मतलब कमरे में लेटे उठ के जाता हूँ कि खाना वाना खा लिया ये, तो उसके लिए ये क्या इलाज किया जा सकता है? ये तो कोरोना से ज्यादा अंदर कोरोना बन गया है बिल्कुल ही जो है ना
मतलब पेन हद से ज्यादा जो है ना बाजू में टांगों में हद से ज्यादा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो सर कह रहे हैं कि मुझे पेन शुरू हुआ था, वो कोई इतना बढ़ता जा रहा है ड्यू टू आइसोलेशन, एक जगह रहकर, और वो अब मुझे कोरोना से ज़्यादा, वो मैं आपको भी बता रही हूँ कि लोग अब कोरोना से जितना उनको प्रॉब्लम नहीं है, जितना वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं, जितना एक क्या कहते हैं, एक फीलिंग्स है ऐसी कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा वक्त आगे, क्या हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मतलब बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, बिल्कुल जैसे इनकी भी कंडीशन है, इनको बेसिकली तो एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखें सिलसिला ये है कि इसी बात से मैं एक और बात कहता चलूँगा कि देखें अभी हो ये रहा है कि सारा अटेंशन कोरोना के ऊपर है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स भी अब इस तरह आ रही हैं कि आप कोरोना के लिए बेड्स खाली कर दीजिए, आप कोरोना पेशेंट्स के लिए ये चीज़ आईसीयूज़ को खाली कर दीजिए। खुदा के वास्ते ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास दूसरी बीमारियों का बर्डन भी है, वो पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब एक दूसरे कॉलर के साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी शाहनवाज, कैसे हैं आप? जी सवाल करें। मुझे सवाल ये करना था कि मैं असल में एक रोज मॉन्टेलुकास्ट टैबलेट लेता हूँ। ठीक है, यू आर एस्थमेटिक? जी आपको दमे का मसला है? आप मॉन्टेलुकास्ट? मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मेरे लेफ्ट लंग में ना हेमाटोमा बन गया था। ठीक है, 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने ये मॉन्टेलुकास्ट लिख कर दी थी। ठीक है, पहले एमआईटी का, फिर उसके बाद ये मैं यूज करता था। तो मैं इसमें एहतियाती तदाबीर जरा पूछ के डॉक्टर से बता दीजिएगा इसमें। और कोई सवाल करना चाहेंगे सर? आपका कोई सवाल नहीं? आप बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, पहले फर्स्ट वाले का आंसर करके हम इनको भी आंसर कर देंगे। हाँ नहीं, आप उसके सवाल थोड़ा रिपीट कर देंगी क्या था? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं मॉन्टेलुकास्ट रेगुलरली ले रहा हूँ। 1 ईयर बैक इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनको हेमाटोमा हो गया था, और अब जो है वो क्या कहते हैं, ये मॉन्टेलुकास्ट ले रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेने में, रेगुलर लेने में, या कोरोना का कोई लिंक तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि आजकल देखिए हम 3-4 चीज़ों को हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक है कोल्ड, कोल्ड में क्या होता है, नज़ला ज़ुकाम। फिर एक है फ्लू, जिसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी भी होती है और थोड़ा बुखार भी होता है उसके अंदर। और एक है कोरोना। कोरोना के अंदर जो है सूखी खांसी होती है, और जो है फीवर होता है, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अभी हो ये रहा है कि एक पैनिक अटैक हो रहा है नॉर्मल लोगों को, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बंद हैं या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या एक घुटन सी एहसास हो रहा है घर में बंद लॉक होके, तो एक तो वो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो कि इन तीनों चीज़ों से सफ़र कर रही है। वो भी जो कोल्ड है जिनको, वो भी इनको लग रहा है कोरोना हो गया मुझको, प्रेशर में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। जिनको जो फ्लू है, जिसको कभी सोचते ही नहीं थे, कभी कभार ऑफिस से छुट्टी भी ले लेते थे या नहीं लेते थे, और मतलब अपने आप को पैराडोल पैरासीटामोल ली और ठीक हो जाते थे, वो भी यही समझ रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं थोड़ा सा ये अलामात इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि नज़ला ज़ुकाम अगर सिर्फ है तो ये कोल्ड है, ये आप जिस तरह नॉर्मली हैंडल करते थे, या फ्लू जिसमें बुखार हो गया और नज़ला ज़ुकाम के साथ है, तो ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि कोरोना नहीं होगा। कोरोना के अंदर जो है वो जैसे मैंने रिपीट करता हूँ, ड्राई कॉफ, खांसी, और जो है बुखार और सांस लेने में घुटन अगर होती है, तो वो थोड़ा सा एक कोरोना की साइन। सर, इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि 80% जो यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड यू नो, मतलब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, थोड़ा सा मुझे खुद को भी कन्फ्यूजन है कि हमने ये बात की है, काफ़ी डॉक्टर्स ने इस बात को बताया है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें चेंजेस आए हैं ड्यू टू BCG। हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है, जो BCG लगता है, तो इसकी वजह से वायरस जो है वो 80% जो इसकी मतलब एक मोर्टेलिटी रेट जो है हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसकी क्या सच्चाई है? और एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं इफ्रा हारिस बात कर रही हूँ। मुझे अपने फादर के रिलेटेड क्वेश्चन करना था। जी श्योर। कि मेरे जो फादर हैं, उनके जो है हमेशा पैर जो है ना बहुत गर्म रहते हैं। अगर वो कुछ मतलब जैसे मीठा ले लें, या मतलब वो BP के पेशेंट भी हैं, और दूसरा ये कि उनको लाइट सी जैसे शुगर जो है ना वो भी है ना,
तो कोई मीठा तो वैसे नॉर्मली खाते, इतना ज्यादा नहीं खाते, लेकिन अगर कुछ गर्म चीज खा लेते हैं ना तो पैर इतने जलने लगते हैं, मतलब जैसे गर्म हो जाते हैं। वैसे ठंडे रहते हैं, ऊपर से मतलब ठंडे रहते हैं, अंदर से जो है ना वो फील कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा जैसे गर्म हो रहे हैं ना, और उनके ना फिर सर में टेंशन होना शुरू स्टार्ट हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। एज क्या है आपके फादर की? हेलो जी जी, आप सुन सक रही हूँ मैं आपको, बताइएगा एज क्या है आप फादर की? फादर की एज जो है वो 55 है। और प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं? वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, उनका काम है। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब अभी तो फिलहाल घर में ही है, निकलना तो हो नहीं रहा, लेकिन वैसे उनका जो वर्क है वो आउटसाइड ही रहता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहले तो ये कि इन्होंने एक बताया कि पेशेंट, इनके जो फादर हैं वो डायबिटिक हैं। लेकिन डायबिटिक्स के लिए तो मीठा खाना जो है ना वो तो गुनाह है ना, बिल्कुल, वो तो खा ही नहीं सकते। असल में क्या होता है, डायबिटीज़ में ना न्यूरोपैथीज होना शुरू हो जाती हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। और उसके लिए एक तो पहले तो मीठा खा ही नहीं सकते वो ना, अगर वो डायबिटिक हैं तो खा ही नहीं सकते। उनको जाके पहले तो अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए, और ब्लड हीमोग्लोबिन HbA1c का टेस्ट कराना चाहिए। ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने का एक एवरेज शुगर के अंदर जो बॉडी में चेंजेस हुई हैं वो बताता है। HbA1c का चेक करवाएं। वो मुझे जो लग रहा है इनके सवाल से, वो HbA1c बढ़ी हुई होगी उनकी, और वो एक लेवल से कम लानी उनको ज़रूरी है। जब तक तो वो कभी कभी भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि उनको विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, जो न्यूरोपैथीज़ में हेल्प करता है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा वो वॉक अंदर घर के अंदर है तो कमरे में भी चहलकदमी करें और इसको वर्न आउट करें। शुगर बिल्कुल डायबिटीज़ के हिसाब से तो बिल्कुल मीठा नहीं लें। आई थिंक कि वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अभी एज 55 अब इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने जो सवाल जो पूछा था ना, मैं थोड़ा सा बताऊं कि पहले तो इस कोरोना की वायरस के बारे में थोड़ी सी हम इसकी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। कोरोना वायरस की जनरली जो है ना, समझें कि 90% या 80% लोग तो ठीक हो जाएंगे इससे बगैर हॉस्पिटल जाए हुए। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी उनका एपिसोड नहीं होगा? नहीं होगा उनका 80% लोग जो हैं उनको ज़रा खांसी तो बहुत आ रही होगी, कुछ को तो 30% को तो पता भी नहीं चलेगा। वो हल्का सा बॉडी एक होगा, हल्का सा जैसे बुखार सी फीलिंग होगी, और 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी खांसी आ जाएगी और उनको फ्लू टाइप की लगेगा कि फ्लू हो गया। मुझे ये बताएं, जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे, ठीक है, और वो अपनी लाइक अगर मैं बीइंग अ प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और बहुत सारे लोगों से मिल भी रही हूँ, और वैसे भी जो हॉस्पिटल में रहने वाले लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बनिस्बत दूसरे लोगों के ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन में रह के। तो हम लोग क्या फिर बाइस नहीं बनेंगे दूसरों तक? बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ प्लीज़, वो ये कि तो इसमें से बात जो 15% जो लोग हैं ना, उनमें से समझे 10% को इतनी तकलीफ ख़राब हो सकती है कि वो हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ जाए, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीरियस या क्रिटिकल होंगे, और मतलब समझो अगर एवरेज आप देखेंगे तो 95% लोग जो है इंशाल्लाह ताला इससे रिकवर कर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। मर्ज जो फैला था सऊदी अरेबिया वगैरह में, जो कि वो भी एक कोरोना की टाइप थी फैमिली की, उसमें 30% लोगों की अमवात थी जिनको हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो अब इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना, मैं 2-3 चीज़ें बस राय देना चाहूँगा आपके पास। कि पहली बात है कि थोड़ा सा समझें कि ये जो वायरस है ना, ये RNA वायरस है। RNA या DNA वायरसेस होते हैं, छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, और इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, एनवेलप्ड वायरस है ये 56 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जब जाने लगता है तो ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें जो हेल्प कर सकती हैं इस वक्त, और जिनको कोल्ड भी है, जिनको फ्लू भी है, जिनको एलर्जी भी है, उनको भी हेल्प करेगी। ये ओवरऑल हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बॉडी की इम्यूनिटी, इलाज नहीं है, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए एक चीज़ तो ये है कि स्टीम लेना शुरू करें। स्टीम जो है ना, उसके क्या फ़वायद होते हैं। स्टीम में आप चाह रहे हैं कलौंजी भी डाल दें या विक्स डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें, लेकिन उसको भाप लें गर्म करके पानी में, तौलिया रख के, और उसके अंदर 10 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट लगाएं उसके अंदर, कि वो सांस आप लें अंदर, और सांस इस तरह से लें कि मुंह के थ्रू भी और नाक के थ्रू, और ज़ोर से खींचें कि लंग्स तक चली जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो नाक में स्टीम जाती है, साइनसेस में जाती है, गले में जाती है, गले के थ्रू लंग्स में भी जाती है,
ये क्या काम करती है, एक तो ये जो वायरसेस, किसी भी किस्म के वायरसेस उनको डैमेज करती है। सही है। दूसरा ये हमारे जो जितने भी डक्ट्स हैं ना उनको खोल देती है। फिर जो इन्फेक्शन की वजह से या पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है या स्मोकर्स हैं, लंग्स में बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं जो उसके फ्लूइड में, उसकी म्यूकस में होती हैं, वो जम जाती हैं। तो ये क्या करती है कि म्यूकस को डिसॉल्व करती है और एक वे बाद में जो है ना खांसने से वो बाहर निकल आता है बलगम के शोर में, लंग साफ होने लगते हैं, लंग की हेल्थ बेहतर हो जाती है। अगर लंग्स की हेल्थ बेहतर होगी तो वो, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की इन्फेक्शन भी होगी तो वो एक तो काफ़ी तो डैमेज भी हो जाएंगे और उसकी ऑनस्लॉट को भी ये बचा के रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि गरारे करना, नमक डाल के गागल्स करना, दिन में 3-4 दफ़ा, ज़रा सा भी सोर थ्रोट फील हो रहा है तो ये करने से उसको डैमेज भी करता है, इन्फ्लेमेशन जो होगी वो थोड़ी सबसाइड भी हो जाती है और ये उसको डैमेज भी करता है और हेल्पफुल होता है। एक और चीज़ है, जब हम अमेरिका में थे, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, हम उस वक्त जो है हम लोग काम कर रहे थे XDR यानी एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट जो इनको एड्स की बीमारी भी थी। तो उस वक्त हमने एक ड्रिंक थी जो हमने खुद से डिस्कवर की थी, उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे बाय साइंटिफिक मेथड्स, और हमने एक हॉट ड्रिंक सी बनाई थी जो मैं राय दूंगा कि सब अगर दिन में 5-6 दफ़ा पी लें। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कहवे की तरह है, जड़ी बूटियों की चीज़ है। उसमें आपने एक बॉइलिंग वाटर लिया, उसके अंदर आपने कलौंजी डाली। कलौंजी आपको पता है हर चीज़ की शफा है, हमारी सुन्नत भी है। उसके अंदर आपने अदरक डाली, उसके अंदर हल्दी, ठीक है, उसके अंदर दालचीनी और लौंग, ठीक है। इसके अंदर आपने उसको बॉईल किया। और अगर डायबिटीज़ नहीं है, जैसे सवाल पूछा था, डायबिटीज़ नहीं है, शहद भी बहुत हेल्पफुल होती है, और उसको दिन में आपने गर्म करके उसको आपने दिन में 3-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा उसको पिया। इसमें 2 फ़ायदे हैं कि ये इसमें बहुत सारी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को, इंसान की इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी। दूसरी चीज़ है कि पानी की सही मिकदार लेना भी चाहिए। आजकल के ज़माने में नहीं, हमेशा 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। वो इतना से पानी भी बॉडी के अंदर जा रहा है और गर्म की वजह से वो सिखाई भी हो रही होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें, स्टीम लेना, गार्गलिंग करना और ये एक हॉट ड्रिंक पीना जो है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज़ ये है कि, चौथी चीज़ ये कि विटामिन सी इनरिच जो फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन हो गया, लेमन का जूस पीना, ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप फ्रूट, जो तो विटामिन सी भी जो है वो इम्यूनिटी को बेहतर करता है और बहुत सारी बीमारियों से ये 4 जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, वो बचा के रखती हैं। आपका दूसरा सवाल ये था कि डॉक्टर्स या जो लोग पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी कैरियर, बिल्कुल ये ऐसा है। ना सिर्फ वो, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर वायरस आ जाता है लेकिन वो उनको बीमार नहीं कर रहा होता, लेकिन वो कैरियर्स होते हैं और वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा सही है ये बात। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इस वक्त सही भी हैं वो अपने आप को सस्पेक्ट करें कि वो कोरोना पेशेंट हैं और अपने लव वन को उसी तरह से प्रोटेक्ट करें, हाथ धो के और सफाई सुथराई करके और डिस्टेंस रख के, कि वो दूसरों को केयर कर सकें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई। बहुत सारी ऐसी मिस भी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। बहुत हमारे व्यूवर्स को इस बात से हेल्प हुई है। बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Dr. Isa